Hi, hi guys. Good morning, good afternoon, good evening. मैं योगेश पटेल सीजेड क्लासेस में आप लोगों को लेके आया हूँ हेनरी लॉस। हमने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस के बारे में बताया हुआ था और सेकंड लॉ में जो सॉल्बिलिटी का एक मेन फैक्टर्स है जिसके लिए रूल्स दिया हुआ है हेनरी ने बताया हुआ है कि सॉलिड्स कोई भी सॉल्वेंट है, सॉल्यूट्स है, गैसेस है, किस तरह से सॉल्वेल हैं वाटर में और किस तरह से किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैं, कौन कौन से फैक्टर से वेरी करते हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इम्पोर्टेंस क्या है इस लॉ की और दैनिक जीवन में इसका यूजेस कहाँ है। तो हम बिना देर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हेनरी लॉ के लिए। तो हेनरी लॉ क्या है? तो जनरली एक वैज्ञानिक थे हेनरी साहब ने बताया कि गैसों की जो द्रवों में विलयता होती है उनकी सतह पर जो दाब लग रहा होता है, दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। उनकी दाब जो है विलय की मात्रा है उसके समानुपाती होता है। तो जनरली इन्होंने एक रूल दिया, विलियम हेनरी, इनका पूरा नाम क्या था, विलियम हेनरी। इन्होंने 1802 ईस्वी में गैसों की द्रवों में विलयता और उसके दाब के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया और इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता द्रव अथवा विलयन की सतह पर लगने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। क्या होती है भैया? गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यानी कि गैस की जो मात्रा थी उसे हमने क्या मान लिया, W मान लिया, और उस पर की सतह पर जो दाब लग रहा था उसे क्या माना, P माना। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P होता है। अब जब हम कोई भी समानुपाती को हटाते हैं तो उसके स्थान पर क्या ले लेते हैं, नियतांक ले लेते हैं। तो W इक्वल टू KHP, जहाँ KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है, W क्या है, ग्राम में मात्रा दे रखी है, P आंशिक दाब है, KH हेनरी स्थिरांक है। जनरली एक चीज़ समझ लीजिए कि KH की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ यानी हेनरी स्थिरांक का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्बिलिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि KH इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्बिलिटी, क्योंकि सॉल्बिलिटी का घटना ही हेनरी स्थिरांक है। अब इस नियम की हम सीमाओं की बात कर लेते हैं कि ये नियम कहाँ तक लागू होता है। तो इसकी जो प्रमुख सीमाएं हैं वो निम्नलिखित हैं। जनरली यह नियम जो केवल आदर्श गैसों पर लागू होता है। कहाँ लागू होता है? आदर्श गैसों पर। आइडियल गैसेस क्या होती हैं? जो बायलर-चार्ल्स के नियम का पूर्णतः पालन कर रही हूँ, बायलर-चार्ल्स ताप दाब के नियम का जो पूर्णतः पालन करती हैं वो आइडियल गैसेस कहलाती हैं। परंतु प्रेशर कम होने पर अगर हमने क्या किया है, आदर्श गैसों का तो पालन करता ही करता है, पर उसके बाद में भी जो बची हुई गैसें रह गई और उनमें क्या है, प्रेशर बहुत कम हो, दाब को हम क्या करते हैं, बहुत कम कर दें। जब दाब कम हो जाएगा तो उनके प्रेस ऑफ कंडेंसन कम हो जाएगा, यानी वॉल्यूम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा और बाह्य दाब नहीं लग रहा होगा। जब दाब हम कम कर दें तो यह नियम एक्चुअल गैसों के भी कुछ एक्चुअल गैसों को भी पालन करता है, कुछ एक्चुअल गैसों के बारे में भी बताता है। दूसरी सीमा थी इसकी, यह नियम केवल उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से कोई क्रिया नहीं करती, विलायक से कोई भी क्रिया नहीं करती, क्योंकि विलय और विलायक दोनों ही कैसे हों, अलग अलग हों। जैसे NH3 है, H2O है, और जो विलायक से क्रिया करती हैं उन पर लागू नहीं होता। जैसे अमोनिया जल में क्या करती है, अब फिर घुल जाती है और अमोनिया हाइड्रोक्साइड बना लेती है। अमोनिया हाइड्रोक्साइड जो आयोनाइज्ड होता है, तो आयोनाइज होने के बाद NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाता है, जिससे कणों की संख्या बढ़ जाती है। अब जो कणों की संख्या बढ़ जाएगी तो सॉल्बिलिटी क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी और हेनरी का नियम इस पर लागू नहीं होगा, क्योंकि जब कणों की संख्या बढ़ेगी तो सतह पर दाब जो होगा वो एक्स्ट्रा लगने लगेगा, तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P नहीं रहेगा। तीसरी सीमा है इसकी, यह नियम वाटर में HCl की विलयता को भी स्पष्ट नहीं करता है, क्योंकि वाटर और HCl दोनों ही हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अब हाइड्रोनियम पॉजिटिव आयन बन जाता है, क्लोराइड नेगेटिव आयन बन जाता है, तो वहाँ आयनों की संख्या बढ़ जाती है। जब आयनों की संख्या बढ़ जाती है तो ये नियम लागू नहीं होता है। गैसों की मॉलिक्यूलर स्टेट, लिक्विड गैसेस दोनों स्टेट में समान होनी चाहिए। जो गैसें हैं उनकी मॉलिक्यूलर स्टेट और लिक्विड स्टेट कैसी होनी चाहिए, दोनों ही समान होनी चाहिए। अगर समान नहीं है तब भी ये नियम लागू नहीं होगा। अब इम्पोर्टेंस ऑफ हेनरी लॉ के महत्व क्या है, यानी अनुप्रयोग क्या है, इसके उपयोग क्या करते हैं हम। तो सबसे पहली बात है शीतल पेय तथा सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की विलयता बढ़ाने के लिए। जनरली क्या है कि जो सोडा वाटर बनाते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ होता है उसके अंदर भी, और जो शीतल पेय हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आपका कोल्ड ड्रिंक है, पेप्सी, कोको कोला, जो भी आप पीते हैं, सारी चीज़ें हम जो सर्दियों में गर्मियों में इस्तेमाल करने वाले सब्सटेंस हैं, इन्हें कोल्ड पेय भी बोला जाता है, शीतल पेय, इनमें जितने भी हैं उनमें सभी में कार्बन डाइऑक्साइड की विलयता को
कार्बन डाइऑक्साइड की विलयता को बढ़ाता है। और यही आंशिक दाब जो बोतलों पे लगता है, वो आंशिक दाब जो है वो किस पे डिपेंड करता है? हेनरी के लॉ पे डिपेंड करता है। दूसरा है, गहरे समुद्र में जो गोताखोर जाते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम के मिक्सचर का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं सांस लेने के लिए। ये भी हेनरी के नियम का एक अनुप्रयोगी है। तीसरा है कि फेफड़ों में ऑक्सीजन वायु के साथ आंशिक दाब पर उपस्थित होती है। किसमें उपस्थित होती है? फेफड़ों में जो ऑक्सीजन में है वायु के साथ में आंशिक दाब के रूप में ही उपस्थित होती है। नेक्स्ट है, ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों में ऑक्सीजन की विलयता मैदानी क्षेत्रों की तुलना में कम हो जाती है। अब ऊंचाई पे जो लोग रह गए हैं तो वहाँ ऑक्सीजन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? कंडेंस बढ़ जाएगा। जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे आंशिक दाब क्या होगा? घटना शुरू हो जाएगा ऊपर जाने पर, या बढ़ना शुरू होगा? बताइए भाई, बढ़ेगा या घटेगा? सरफेस से जब ऊपर जाते हैं तो विलयता घट जाती है, और विलयता घट जाएगी तो आंशिक दाब भी क्या होगा? विलयता के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो क्या होगा भाई? आंशिक दाब भी घट जाएगा। जब आंशिक दाब घट जाएगा तो विलयता घट जाएगी, और विलयता जब घट जाएगी तो बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल भी घट जाता है। जब ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है तो मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जिससे उनके तंत्रिका तंत्र डिस्टर्ब रहते हैं और उन्हें एक बीमारी हो जाती है, एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे कहते हैं एनॉक्सिया। और एनॉक्सिया में शारीरिक एवं मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं होता और व्यक्तियों का व्यवहार चिड़चिड़ा भी रहने लगता है। इसलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल विलयन क्या होते हैं? अब हम वह विलयन, जनरली आइडियल कुछ होता नहीं है, ये केवल मानते हैं हाइपोथेटिकल है। आइडियल वर्ड ही हाइपोथेटिकल है। आइडियल कुछ भी नहीं होता, ना आइडियल स्टूडेंट होता, ना आइडियल टीचर, आइडियल कुछ भी नहीं होता। वर्ड जनरली आइडियल के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हम आइडियल के बारे में बताएंगे आपके लिए वह विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रताओं पर चाहे कितना भी ताप में परिवर्तन कर दो, चाहे सांद्रता में परिवर्तन कर दो, बट राल्ट के नियम का पूर्णता पालन करना चाहिए, भैया आदर्श विलयन हो जाएगा। वह सभी विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रताओं पर राल्ट के नियम का पूर्णता पालन करते हैं आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब इनकी हम पहचान बता देते हैं, क्या है आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस, कैसे पहचानोगे? अब जिसमें विलय और विलायक दोनों की संरचनाएं कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, यानी कि दो अवयव मिलते हैं किसी भी विलयन को बनाने के लिए, एक आपके पास में सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है, तो दोनों की संरचनाएं लगभग लगभग कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। दोनों के मध्य अंतराणविक आकर्षण जो होता है वो भी कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, दोनों के अणुओं का आकार भी समान होना चाहिए, यानी शेप भी समान हो, साइज भी समान हो, इंट्रैक्शन ऑफ रिएक्शंस भी समान हो, आकर्षण बल भी समान हो। अब इनके एग्जाम्पल को ले लेते हैं। बेंजीन एंड टॉलिन का विलयन क्या होगा? बेंजीन देखिए एरोमेटिक कंपाउंड है, टॉलिन भी एरोमेटिक कंपाउंड है, दोनों ही क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है, तो स्ट्रक्चर लगभग समान होते हैं क्योंकि दोनों में ही बेंजीन है प्रेजेंट है। तो बेंजीन प्रेजेंट है और दोनों ही लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, तो जनरली इन दोनों की संरचनाएं भी समान होंगे, अणुओं का आकार भी लगभग समान होगा। हेक्सेन एंड हेप्टीन, अब एन हेक्सेन एंड हेप्टीन दोनों ही हाइड्रोकार्बन श्रेणी के मेंबर हैं, एल्केन श्रेणी के मेंबर हैं। नेक्स्ट है मेथेनॉल एंड एथेनॉल। मेथेनॉल और एथेनॉल का जो विलयन है दोनों ही एल्कोहल है, दोनों ही मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, तो दोनों का सेम रहेगा। अब इनके कैरेक्टर्स को आगे देखते हैं हम, लक्षण क्या हैं। अब जैसे मान लिया हमने कि दो अवयव ले लिए, उनके लिए राल्ट के नियम से आइडियल सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो राल्ट ने आपने बताया था कि जो कुल दाब होगा आदर्श विलयनों के लिए वो उनके ए और बी अवयवों के दाब के बराबर होगा, तो P=PA + PB होगा, जहाँ ए विलय या विलायक हो सकता है और बी भी विलय एवं विलायक हो सकता है, क्योंकि ए के लिए बी विलायक है और बी के लिए ए विलायक है। अब यहाँ पर P=, अब जनरली हम विलय और विलायक के लिए मान लेते हैं तो P=PA + PB होता है, तो हम यहाँ P के लिए जो हम ओरिजिनल विलयन की बात करते हैं, शुद्ध विलयन की बात करते हैं, तो P= हो जाता है PA0 XA + PB0 × XB। यहाँ XA और XB जो हैं आपके विलय एवं विलायक के मोल प्रभाज हैं। विलय एवं विलायक के मोल प्रभाज तथा इनके शुद्ध विलयन के दाब, शुद्ध विलय के दाब के गुणनफल के योग को, दोनों के गुणनफल के योग को क्या कहते हैं? कुल दाब कहते हैं। आइडियल सॉल्यूशन में लगने वाला कुल दाब होता है। आइडियल सॉल्यूशन में दूसरी कंडीशंस क्या है कि कोई भी ताप में परिवर्तन कर दीजिए या सांद्रता में परिवर्तन कर दीजिए, बट एंट्रोपी परिवर्तन नहीं होगा, सॉरी एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होगा। ΔH=0 रहेगा और ना ही इनके वॉल्यूम में चेंजेस होते हैं, तो ΔB भी 0 रहेगा। अब इनके ग्राफ को देख लेते हैं, तो इस ग्राफ के अंदर आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि P=
पी ए प्लस पी बी होता है। और यहाँ देखिए पी ए नॉट, यहाँ से जब यहाँ पहुँचते हैं तो पी बी नॉट हो जाता है। ये विलय के लिए प्रारंभ बिंदु था, ये विलायक के लिए प्रारंभ बिंदु था, तो इसके लिए विलायक, इसके लिए विलायक। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, अब यहाँ देखिए प्रारंभ मोल प्रभाव जीटा की वैल्यू कितनी थी, एक्स की ए की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। जैसे जैसे हम यहाँ पहुँचे तो क्या हुआ, एक्स 0 हो गया और बी की वैल्यू थी, यानी कि विलय पूर्णतः विलायक में परिवर्तित हो रहा है, यानी दोनों ही समान अवस्था में रह रहे हैं। तो ऐसे विलयन क्या कहलाएंगे, आपके आइडियल सोल्यूशन। अब हम दूसरा बात करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशंस की, यानी कि आदर्श विलयन। वह विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर, जनरली वह विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर रॉल्ट के नियम का पूर्णता पालन नहीं करते हैं, रॉल्ट के नियम का पूर्णता पालन नहीं करते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन कहलाते हैं। इस प्रकार के विलयन में विलय एवं विलायक के मध्य उपस्थित सासंजक बल का परिमाण विलय या विलायक के मध्य लगने वाले विलय तथा विलाय के मध्य लगने वाले बलों के योग से भिन्न होता है। सासंजक बल के योग से भिन्न होता है। सासंजक बल का परिणाम लगने वाले सासंजक बल के योग से भिन्न होता है। अब इनके कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं तो पी ए इजिकल टू डज नॉट इज इक्वल, पी ए डज नॉट इक्वल पी नॉट ए एक्स ए। और दूसरा हम देख लेते हैं बी अगर एवं पी बी डज नॉट इक्वल पी बी नॉट एंड एक्स बी, डेल एच इजिकल टू नॉट 0 और डेल बी इजिकल टू नॉट 0। यहाँ ना तो एंथैल्पी स्थिर रहेगी, एंथैल्पी जो आपकी दे रखी है, एंथैल्पी में भी परिवर्तन होगा और वॉल्यूम में भी चेंजेस होते हैं। और ए तथा बी का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो विलय या विलायक के अट्रैक्शन फोर्स से भिन्न होता है, निश्चित नहीं होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं स्थिर कुथी विलयनों की। स्थिर कुथांकी विलयन जो होते हैं हमारे एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस। बहद्रवीय विलयन, क्या कह रहे हैं, बहद्रवीय विलयन जो एक निश्चित ताप पर उबलता है, इसका टेम्परेचर कैसा है, डेफिनेट है, एवं अवयवों के अनुपात में, कह रहे हैं एवं इनके जो अवयव हैं इसके अंदर जो मिलाए हुए हैं उनके अनुपात के में बिना परिवर्तन किए वाष्पित हो जाता है। वाष्पित जो होगा तो उनके दोनों ही अवयव समान रूप से वाष्पित हो रहे हों तो एजियोट्रॉपिक विलयन कहलाते हैं। इन विलयनों को लिक्विड एवं वेपर, इन विलयनों को लिक्विड एंड वेपर दोनों ही फेजेस में इनके कंपोजिशन जो होते हैं सेम रहते हैं। लिक्विड फेज में और वेपर फेज में, दोनों ही फेज में इनके कंपोजिशंस कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। तो इन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये जो विलयन है ना, इतने इनके टेम्परेचर्स में इतना कम डिफरेंस होता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी कि प्रभाजी आसवन विधि द्वारा भी इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। एक बार मिल गए तो भैया मिल गए, अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हिंदी में कहा जाता है अणुसंख्य गुणधर्म। विलयनों के वह गुण जो उनके निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलयनों के कौन से गुण की बात कर रहे हैं, जो उनकी कणों की संख्या पर, यानी कि जो कण हैं उनकी संख्या पर निर्भर कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ यानी अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं, जैसे हिमांक में अवनमन, जैसे जैसे कणों की संख्या बढ़ जाएगी तो हिमांक परिवर्तित हो जाएगा, तो हिमांक में अवनमन हो जाएगा, ज़्यादा और कम होता है। क्वथनांक में उन्नयन, कण बढ़ाते जाओगे क्वथनांक बढ़ता चला जाएगा। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये भी कणों की संख्या, परासरण दाब, जैसे जैसे अणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे परासरण दाब ज़्यादा होता चला जाएगा। तो ये सब क्या है, कणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, रॉल्ट का नियम है। तो रॉल्ट एक इंग्लिश वैज्ञानिक थे, रॉल्ट, इनका पूरा नाम था जी.एच. रॉल्ट्स। जी.एच. रॉल्ट्स ने 1877 में आवासशील विलय पदार्थ एवं तनु विलायकों के वाष्पदाब में संबंध को स्पष्ट करने के लिए एक नियम प्रस्तुत किया। इस नियम है वो निम्न प्रकार है। इन्होंने बताया वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय एवं विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात या विलयन के मोल प्रभाज के बराबर होता है। सामान्यतः हम ये भी कह सकते हैं वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब यहाँ पर इन्होंने विलय एवं विलायक के जो वाष्पदाब थे उन्हें उन्होंने P0 तथा PS मान लिया है।
माना विलय एवं विलायक के बाष्पदाब क्रमशः पी नॉट माइनस पी एस है, पी नॉट व पी एस है, और इनके मोलों की संख्या क्रमशः स्मॉल एन व कैपिटल एन है। तो रॉल्ट के नियम से हमने देख लिया पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इजिकल टू हो जाएगा एन अपॉन एन प्लस एन, जहाँ हम देख रहे हैं ना कि एन अपॉन एन प्लस एन, जो स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इजिकल टू क्या है, एक्स है। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, मोल प्रभाज के लिए। तो रॉल्ट का नियम हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इजिकल टू एक्स। ये इस रॉल्ट के नियम में संबंध है। तो इसके आगे हम बात करते हैं इसकी सीमाएं की। सीमाएं क्या हैं रॉल्ट के नियम की? रॉल्ट का नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। अब तनु विलयन क्या होते हैं? जिनमें विलय की मात्रा बहुत कम मिली हुई होती है वो सारे विलयन क्या कहलाते हैं? तनु विलयन कहलाते हैं। ठीक है भैया, तनु विलयनों पर लागू होता है। दूसरी सीमा है इस नियम की, यह नियम केवल आवासशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है, यानी वाष्पशील कुछ भी मिला दिया तो नहीं लागू होगा, तो भैया बैरी करने लगेगा, केवल अवाष्पशील पदार्थों के वेपर में चेंज ना हो। तीसरी सीमा है इसकी वैद्युत अवघट्टियों के विलयनों पर लागू, वैद्युत अवघट्टियों के विलयनों पर यह नियम लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता भाई? ये भी बड़ी समस्या है। वैद्युत अपघट्य के विलयनों पर लागू नहीं होता है, आवासशील पर लागू हो जाता है। बहुत सारे तो वैद्युत अपघट्य ऐसे होते हैं आवासशील भी होते हैं, वहाँ लागू होगा, बट यहाँ लागू नहीं होता। तो इसका मेन फैक्टर क्या है कि जैसे जैसे वैद्युत अपघट्य के जो विलयन हैं वो किस में, आयनों में टूट जाएंगे। अगर आयनों में टूट जाएंगे तो उनके कणों की संख्या बढ़ जाएगी, और कणों की संख्या बढ़ जाएगी तो उन पे ऊपर दाब बढ़ जाएगा, और दाब बढ़ जाएगा तो जो पी एस का मान है वो पी नॉट से ज़्यादा हो जाएगा, और पी एस का मान जब पी नॉट से ज़्यादा हो जाएगा तो रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। नेक्स्ट सीमा है इसकी, यह नियम संगुणित होने वाले विलयनों पर भी लागू नहीं होता, यानी कि जो विलय पदार्थ था, विलय और विलय एक दूसरे में क्या हो जाए, संगुणित हो जाए। तो संगुणित हो जाएंगे तो कणों की संख्या घट जाएगी, और कणों की संख्या घट जाएगी तब भी यह नियम लागू नहीं होगा। थैंक यू गाइस, और मैं आशा करता हूँ सभी को ये वीडियो हमारा कैसा लगा। सभी लोग ने अपने अपने कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमें और बताइएगा नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। मैं आपके लिए यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के व्यू से बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस लाने वाला हूँ जो आपको विलयन और एग्ज़ाम में बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं। थैंक यू।